गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रिटायरमेंट चैप्टर में हम ऑलरेडी अब पूरे 5 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसका फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करके किस तरह से हम उसका पेमेंट करते हैं। और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि या तो हम पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ कर देंगे या इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, और इंस्टॉलमेंट्स हम कैसे पे करेंगे वो भी हमने पूरी तरह से उसको डिस्कस कर लिया है। आज एक स्पेशल टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर किसी पार्टनर का जो आउटगोइंग पार्टनर है, अगर उसका पेमेंट हम ना करें, इसका मतलब उसका पेमेंट अगर हम डिले कर रहे हैं, तो जो ओवर ड्यू पीरियड होगा उस ओवर ड्यू पीरियड के लिए जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसको क्या राइट्स दिया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि व्हाट आर द लीगल एंटाइटलमेंट्स टू द रिटायरिंग पार्टनर और टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। What is the legal entitlement of the legal representatives of the deceased partner or the retiring partner in the subsequent profits of the firm। यानी अगर जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे तो उन प्रॉफिट्स के ऊपर जो पार्टनर रिटायर हो गया है या जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस प्रॉफिट पे उनका क्या मतलब एक तरीके से राइट होगा। तो वैसे तो वो पार्टनर रिटायर हो चुका है, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट जो होंगे फर्म के, अब उसमें तो उसका कोई भी राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब उस प्रॉफिट्स में भी उस पार्टनर को एक राइट बनता है कि वो उस प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट ले सकता है। तो ये सिचुएशन तब आएगी जब रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट या जो पार्टनर डिसीज्ड है उसका पेमेंट टाइमली नहीं किया जाएगा। तो अगर हम उसका पेमेंट डिले कर देंगे तो उस डिलेड पीरियड के लिए उसको एक राइट बन जाता है उस फ्यूचर प्रॉफिट्स पे भी। तो यहाँ पे देखिए बात लिखी हुई है, रिटायरिंग पार्टनर्स राइट्स इफ द ड्यू अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसका पेमेंट डिले कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे। क्या ऑप्शंस होंगे उसके पास? या तो वो 6% का इंटरेस्ट ले सकता है, जो भी लोन में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उस पर वो 6% का इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, या फिर वो प्रॉफिट का उतना पार्ट ले सकता है जो पार्टनर्स ने उसके पैसे से अर्न किया है। इसका मतलब जो पैसा पार्टनर्स ने उसको पे नहीं किया था तो उस पैसे को उन्होंने बिजनेस में यूज़ किया होगा, तो उस अमाउंट को यूज़ करके जो प्रॉफिट अर्न किया गया है वो प्रॉफिट हम रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दें। तो ये 2 ऑप्शंस एक रिटायरिंग पार्टनर के पास होते हैं और इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट लगता है। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, टी.एस. ग्रेवाल की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 21 ये मेरी बुक में था, उसके ठीक पहले देखिए ये दिया हुआ है, ये पेज पे हेडिंग भी पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि आपकी बुक में भी शायद 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज ये टॉपिक दिया होगा। जो स्टूडेंट्स डी.के. गोयल की बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी ये मिल जाएगा। देखिए 8 नंबर पेज है, पेज नंबर 8, और उस पर भी ये चीज़ देखिए दी हुई है, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। एंट्रीज पूरे वही दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए बात लिखी भी हुई है कि द अमाउंट ऑफ लोन is repaid according to the terms of agreement, but in the absence of agreement, one has to be guided by Section 37 of the Partnership Act. As per this section, partner is entitled to 6% interest till the loan is paid off. At his option, instead of interest, he may take that share of profits which has been earned by the firm by the use of the amount due to him. The right is also available to the legal representatives of the deceased partner. तो ये ऑप्शन, ये जो लीगल एंटाइटलमेंट है ये रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर दोनों के पास ये ऑप्शन होता है। तो ये दोनों बुक्स में दिया हुआ है। इसका एक इलस्ट्रेशन भी डी.के. गोयल बुक में दिया हुआ है। इस इलस्ट्रेशन को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा नहीं गया है टॉपिक, पर हमारे कोर्स में है तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 ये इलस्ट्रेशन हमको दिया हुआ है। तो देखिए बैलेंस शीट में हमको तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी है और बैलेंस शीट में पूरे ईयर का प्रॉफिट दे रखा है हमको, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16। तो पूरे साल का प्रॉफिट है 2,25,000 रुपये। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट दी है, ध्यान देंगे 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई है और पूरे साल का प्रॉफिट हुआ है 2,25,000 रुपये। और नीचे लिखा है द बैलेंस शीट इज़ इनकरेक्ट
वाई हैज़ रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर को वाई रिटायर हो चुका है और ये बैलेंस शीट हमको दे रखी है 31 मार्च की। तो 4 महीने बाद भी बैलेंस शीट में मिस्टर वाई को एज अ पार्टनर दिखाया जा रहा है। इसका मतलब 1 दिसंबर को हमने वाई के रिटायरमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, नो एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड कॉन्सिक्वेंट टू वाइज रिटायरमेंट। तो नो एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड, जब हमने कोई एडजस्टमेंट ही नहीं किया तो इसका मतलब हमने वाई का बैलेंस भी नहीं कैलकुलेट किया होगा 1 दिसंबर को, और जब बैलेंस ही नहीं कैलकुलेट किया तो हमने उसका पेमेंट भी नहीं किया होगा, और 4 महीने का डिले हो चुका है। तो उसका रिटायरमेंट 1 दिसंबर को हो चुका है और ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च की। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने होते हैं। तो 4 महीने बाद भी हमने कोई कैलकुलेशन वाई के रिटायरमेंट से रिलेटेड नहीं किया, तो 4 महीने का डिले ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू मेक देम एंड रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट, और पूरे फर्म की गुडविल है 75। तो गुडविल की एंट्री तो वैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो वो तो सिंपल है, ऐसे ही हो जाएगी। तो पुराना रेशियो देखिए दिया है 2:2:1। तो नया रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। 2:2:1 में वाई का जो शेयर है वो हम हटा देंगे, तो नया रेशियो 2:1 हो गया और यही गेनिंग रेशियो हो गया। तो गुडविल की एंट्री तो समझ में आ गई हमको, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। वाई का शेयर निकाल लिया जाएगा, वाई का शेयर है 2/5, तो टोटल गुडविल का 2/5 आप निकाल लेंगे और उसको 2:1 के रेशियो में एक्स और जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स और जेड पे करेंगे, वाई रिसीव करेगा। तो गुडविल की एंट्री तो सिंपल है। तो अब देखिए कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व दिया हुआ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गुडविल की एंट्री हो गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग दोनों तरफ। तो टोटल गुडविल हमको 75,000 दी है, तो 75,000 का 2/5 हमने निकाला तो 30,000 आ जाएगा, 30,000। और इसको अगर 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया जाए तो 20,000 और 10,000 आता है। तो एक्स डेबिट 20,000, जेड डेबिट 10,000, टू वाई 30,000 रुपये। तो एक्स और जेड डेबिट हुए थे तो क्रेडिट में आ जाएंगे, और वाई क्रेडिट हुए तो डेबिट में आ जाएंगे। तो ये एंट्री हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो और उसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे। पार्टनर्स का बैलेंस कैलकुलेट कर लिया गया है। लेकिन अब देखिए, बैलेंस कैलकुलेट करने से पहले एक काम हमें करना है कि ये जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है पूरे ईयर का, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15-16, तो 2,25,000 रुपये जो प्रॉफिट है ये पूरे साल का है। तो पूरे साल को अगर हम देखें ध्यान से तो 8 महीने तक 3 पार्टनर्स ने काम किया। 1 दिसंबर तक 3 पार्टनर्स ने काम किया, और जो बचे हुए 4 मंथ्स थे उसमें सिर्फ 2 लोगों ने काम किया। तो 8 मंथ्स के प्रॉफिट को हम तीनों को देंगे, लेकिन जो लास्ट के 4 मंथ्स का प्रॉफिट है वो तो सिर्फ 2 लोग को मिलना चाहिए। तो 8 मंथ्स का प्रॉफिट आप अलग कैलकुलेट कर लीजिए और 4 मंथ्स का अलग कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2,25,000 का जो प्रॉफिट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 मंथ्स और 4 मंथ्स, दैट मीन्स 8:4 के रेशियो में। तो ये इसका मतलब रेशियो तो 2:1 का है ये। तो 1,50,000 आएगा और 75,000 आएगा। तो 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया 8 महीने का। तो उसे तो आप तीनों पार्टनर्स को दे दीजिए, तो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, बाय PL एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 8 मंथ्स। तो 8 महीने का प्रॉफिट तो तीनों लोगों को दिया गया है क्योंकि तीनों ने काम किया। तो 8 महीने का कैपिटल अकाउंट आप पहले बना लेंगे, और अब हमने बैलेंसेस कैलकुलेट कर लिए टू बैलेंस CD। तो जो बचा हुआ 4 महीने का प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट के सेकंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पहले 8 महीने का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब अगर 1 दिसंबर को कैपिटल अकाउंट बनाया गया होता तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता और ये बैलेंसेस आते। तो ये हमने बैलेंसेस कैलकुलेट कर लिए। अब कैपिटल अकाउंट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आप कैसे स्टार्ट करेंगे? ये जो बैलेंस कैलकुलेट किए हैं सबसे पहले इसको नीचे उतारा गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और तीनों बैलेंसेस हमने लिख दिए। तो 8 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब सिर्फ 4 महीने के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हमको करना है। 4 महीने का जो प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सबसे पहले हमने बैलेंसेज उतार लिए तीनों पार्टनर्स के, फिर से हमने लिखा बाय PL एप्रोप्रिएशन, ऊपर भी लिखा था बाय PL एप्रोप्रिएशन। ऊपर 8 मंथ्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, नीचे 4 मंथ्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, बस इसको हमें समझना होगा। और ये जो अभी दो ऑप्शंस हमने देखे थे, उन्हीं ऑप्शंस पे हमको ध्यान देना है। तो अब देखिए वाई का बैलेंस कितना आया था। वाई का बैलेंस आया था 4,30,000 रुपये। ये रहा बैलेंस, वाई का बैलेंस 4,30,000 रुपये बैलेंस था। तो 8 महीने के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वाई का बैलेंस बचा था 4,30,000 रुपये। इसका तुरंत हमको पेमेंट कर देना चाहिए था, या फिर इसे हम तुरंत लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। 31 मार्च तक हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब वाई के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 4,30,000 रुपये पे 6% का इंटरेस्ट ले ले, या फिर 4,30,000 रुपये से जितना प्रॉफिट अर्न किया गया है वो प्रॉफिट ले ले। दो ऑप्शंस हैं वाई के पास। तो दोनों ऑप्शंस अब हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर 8 मंथ्स वॉज 150, तो इसे तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लिखा भी हुआ है दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 to 1, तो ये तो हो गया 60, 60, 30। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट के फर्स्ट पार्ट में इसको किया जा चुका है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, 4 महीने का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो कि 75 होता है, इसके लिए दो ऑप्शन हमें कैलकुलेट करने हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि वाई का जो अमाउंट था 4,30,000 रुपये का, इस पे वो 6% का इंटरेस्ट लेगा 4 महीने के लिए। तो 4 महीने के लिए क्यों लेगा, क्योंकि इतना ही डिले हुआ है। 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने का डिले हुआ, तो 4 महीने का इंटरेस्ट अगर वो लेगा तो अमाउंट आएगा 8,600 रुपये। तो जो टोटल प्रॉफिट है 75, उसमें से 8,600 वो ले सकता है एज इंटरेस्ट। अब दूसरा ऑप्शन क्या था कि 75,000 में से वो पार्ट वो ले ले जो उसके अमाउंट से अर्न किया गया है। तो उसका अमाउंट कितना था, सेकंड ऑल्टरनेटिव अब हम लोग देख रहे हैं। प्रॉफिट विच हैज़ बीन अर्नड बाय द फर्म विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ड्यू टू हिम। तो उसका अमाउंट कितना था 430, और टोटल अमाउंट कितना था तीनों पार्टनर्स का, वो आप ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 से। तो 75,000 अर्न किया गया था तीन अमाउंट्स को मिला के। उसमें से 430 से कितना अर्न किया, तो ये तो सिंपल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप का ही क्वेश्चन है। तो तीनों की कैपिटल्स को ऐड किया और ऊपर हमने वाई की कैपिटल को रख दिया। तो 75,000 हैज़ बीन अर्नड बाय यूजिंग दीज 3 अमाउंट्स। सो हाउ मच हैज़ बीन अर्नड बाय यूजिंग वाईज अमाउंट। तो सिंपल है, वाई का अमाउंट ऊपर रख दीजिए और टोटल कैपिटल नीचे हमने रखा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई किया 75 से, तो आंसर आ गया 25,000। तो वाई के पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो वो 6% का इंटरेस्ट ले लेगा 4 महीने के लिए, तो आएगा 8,600 रुपये, और दूसरा ऑप्शन ये है कि 4 महीने में जो प्रॉफिट अर्न किया गया है उसके पैसे से वो ले सकता है, तो वो कितना आ गया 25,000 रुपये। तो ऑब्वियस है कि वाई सेकेंड ऑल्टरनेटिव को चूज़ करेगा, तो इसका मतलब वो 75,000 में से 25,000 रुपये लेना पसंद करेगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो क्रेडिट में हमने लिखा था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले तो हमने बैलेंसेस नीचे उतार लिए थे, और उसके बाद बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, 4 महीने का प्रॉफिट 75 में से 25 तो सीधे हमने वाई को दे दिया, और अब उसका बैलेंस हमने निकाल लिया। 430 + 25 टोटल 455 आया। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया उसके लोन अकाउंट में। अब हमने वाई का अकाउंट बंद कर दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ 50,000 था उसको हमने एक्स और जेड के बीच में नए रेशियो में डिवाइड कर दिया। 2:1 हमारा नया रेशियो आया था, उसे हमने डिवाइड कर दिया 2:1 के रेशियो में। तो ये आ गया एक्स और जेड का शेयर। तो इस तरह से 75,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो सेकंड पार्ट है हमारे कैपिटल अकाउंट का, 4 महीने का जो पार्ट है, उस 4 महीने के प्रॉफिट को इस तरह से हमने डिवाइड किया है। तो पहले हमने वाई को दिया क्योंकि उसके पास दो ऑप्शंस थे, और जो ऑप्शन में ज़्यादा अमाउंट उसको मिल रहा होगा वही ऑप्शन वो एक्सरसाइज करेगा। तो 75 में से 25 उसने ले लिया, और बचा हुआ अमाउंट हमने एक्स और जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम एक्स और जेड का बैलेंस भी निकाल लेंगे। ये देखिए एक्स और जेड का बैलेंस आ गया, और अब बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट में एक्स और जेड की कैपिटल आ गई, वाई का लोन अब हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और बाकी बैलेंस शीट हमारा अनचेंज रहेगा। तो पहले बैलेंस शीट में एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स थे, अब वाई को हमने हटा दिया है, उसके अमाउंट उसका हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार अपने आप से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। तो इस टॉपिक का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है डीके गोयल बुक में।
तो इसको सभी स्टूडेंट्स एक बार कर लें। कोर्स में टॉपिक है हमारे, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है पर टॉपिक है, इसलिए हमको इसको करना ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट्स को ये आइडिया होना चाहिए कि सेक्शन 37 का क्या प्रोविजंस है। तो ये सेक्शन 37 का प्रोविज़न तब अप्लाई होता है जब हम पार्टनर का पेमेंट टाइम पे नहीं करते, तो उसको हम 2 ऑप्शंस दे देते हैं और उन 2 ऑप्शंस का कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है। तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो टॉपिक्स हमने पहले किया था प्रीवियस वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का, उसके भी क्वेश्चन मैं आज शेयर करूंगा। अब सभी स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि वो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी अब आपको लगाने हैं और इस टॉपिक का एक ही क्वेश्चन होगा, वो भी अब आपको लगाना होगा। थैंक यू सो मच।